नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों, हम पीजीसीआईएल का मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे थे और इस सीरीज में हम 91 से लेके 120 क्वेश्चन टोटल सॉल्व करेंगे और ये वाला मॉक टेस्ट पेपर भी हमारा फुली कंप्लीट हो जाएगा। सो दोस्तों, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, पार्टी का विद्युत ग्रह भू संपर्कन के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज यूज्ड फॉर प्लेट इलेक्ट्रोड अर्थिंग? दोस्तों, हम प्लेट इलेक्ट्रोड अर्थिंग का उपयोग उत्पादन स्थान के लिए करते हैं, क्योंकि उत्पादन स्थान यानी कि प्रोडक्शन हाउस के अंदर काफी सारी मशीनरी हो सकती है, काफी सारी टूल्स हो सकते हैं या काफी सारे ऐसे हाई रिस्क इक्विपमेंट हो सकते हैं जिनको सेफ्टी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि एक उत्पादन स्थान में कई सारे हाई कॉस्ट मशीनरी इस्तेमाल होती हैं, तो उनकी सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लेट इलेक्ट्रोड अर्थिंग में हम दोस्तों एक कॉपर रॉड का इस्तेमाल करते हैं जिसको 5 मीटर जमीन के अंदर दबाया जाता है एंड पूरे होल की जो गहराई होती है वो अराउंड 15 से 20 मीटर तक की होती है। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 92 है, वोल्टेज मापने के लिए एक वोल्ट मीटर को डिवाइस से डैश में जोड़ा जाता है, जबकि एक एमीटर को डैश में डिवाइस के साथ इसकी धारा मापने के लिए जोड़ा जाता है। क्वेश्चन में यह पूछा गया है, अगर हमें वोल्टेज मेजर करना है तो उसे कैसे कनेक्ट करना है, और अगर हमें करंट को मेजर करना है तो एमीटर को किस वे में हमें कनेक्ट करना चाहिए। दोस्तों, वोल्ट मीटर मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, और वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है काफी ज्यादा हाई होता है ताकि उसमें से कोई भी करंट फ्लो ना कर सके, तो इसी वजह से हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमें इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज मेजर करना है तो हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, और एमीटर को दोस्तों हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में। अगर हमें इस सर्किट का या इस रजिस्टर का करंट मेजर करना है तो एमीटर कनेक्ट होगा सीरीज में। अब दोस्तों, इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जहां स्टूडेंट्स ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं। अब वो पॉइंट क्या है, अगर हमें वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ाना है तो हम रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करेंगे, और अगर हमें एमीटर की रेंज को बढ़ाना है तब हम रजिस्टर को कैसे कनेक्ट करेंगे। अगर हमें एमीटर की रेंज को बढ़ाना हो उस केस में हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे शंट में या पैरेलल में। अगर हमें वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ाना हो तो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे सीरीज में। लेकिन अगर हमें एमीटर से करंट को नापना हो तब एमीटर को लगाते सीरीज में, और वोल्ट मीटर से अगर हमें वोल्टेज नापना हो तो वोल्ट मीटर को लगाते पैरेलल में। तो जो सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन है इस पे आपको खास ध्यान देना है। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा वोल्ट मीटर को लगाते हैं समांतर में और एमीटर को लगाते हैं श्रेणी में। सो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों राइट ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 93 है, लैंप एफिशिएंसी लैंप एफिकेसी शब्दों को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। द टर्म लैंप एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज। लैंप एफिशिएंसी को दोस्तों लैंप एफिकेसी भी बोला जाता है, तो दोनों चीजें सेम है। लैंप एफिशिएंसी होती है दोस्तों टोटल एमिटेड लाइट अपॉन टोटल लैंप इनपुट पावर, यानी कि अगर हम लैंप में कोई इनपुट पावर प्रोवाइड करें तो कितनी विजिबल लाइट प्रोड्यूस करेगा उसे बोलते हैं लैंप एफिशिएंसी। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुल उत्सर्जित ज्योति फ्लक्स अपॉन में कुल लैंप पावर इनपुट। क्वेश्चन नंबर 94 है, चुंबकीय क्लोट पर लिपटी दो दृढ़ता से युग्मित कुंडलियों के बीच युग्मन गुणांक क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू टाइटली कपल्ड कॉइल वाउंड ऑन अ मैग्नेटिक कोर इज। दोस्तों, मान लीजिए ये कॉइल ए है और मान लीजिए ये कॉइल बी है। कॉइल ए ने अपना फ्लक्स जनरेट करा और कॉइल बी ने अपना फ्लक्स जनरेट करा, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग ये बताता है कि कॉइल ए का जो फ्लक्स है वो कॉइल बी के फ्लक्स के साथ कितना ज्यादा लिंक हो सकता है, वो बताता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अगर एक कंडीशन ये आती है दोस्तों कि कॉइल ए में जितना भी फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ वो कॉइल बी के साथ पूरी तरह से लिंक हो जाए, तो उस कंडीशन में जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग रहती है वो रहती है एग्जैक्टली 1, यानी कि टोटल कॉइल ए का फ्लक्स टोटल कॉइल बी के फ्लक्स के साथ पूरी तरीके से लिंक हो गया, उसे उस कंडीशन में बोला जाता है टोटली मैग्नेटिक कपल्ड। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 95 है, सीआरओ द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है? विच क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड बाय सीआरओ? दोस्तों, सीआरओ एक रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फेज डिफरेंस को नाप सकते हैं। तो सीआरओ इसमें से किसको नाप रहा है? आवृत्ति को नाप रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 96 है, एक पावर उप परिपथ सब सर्किट में अधिकतम कनेक्टेड लोड कितना होता है? इन अ पावर सब सर्किट द मैक्सिमम कनेक्टेड लोड इज। दोस्तों, दो तरीके के सब सर्किट होते हैं, एक लाइट लोड सब सर्किट और दूसरा होता है पावर सब सर्किट। लाइट लोड में जो मैक्सिमम लोड हम दे सकते हैं वो होता है दोस्तों 800 वाट का हम लोड मैक्सिमम दे सकते हैं, और इसमें नंबर ऑफ कनेक्शन कितने कर सकते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट कितने होते हैं इसमें, वो होते हैं आपके 10 पॉइंट। वहीं बात करें हम पावर सब सर्किट की तो इसमें हम 3000 वाट तक की सप्लाई दे सकते हैं, और इसमें नंबर ऑफ पॉइंट कितने रहते हैं, वो कम रहते हैं, इसमें केवल नंबर ऑफ पॉइंट रहते हैं 2। तो ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 97 है, सौर सेल का संचालन का सिद्धांत डैश पर प्रभाव है? द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सोलर सेल इज
इफेक्ट, हमें इफेक्ट बताना है कि सोलर सेल किस प्रिंसिपल पर काम करता है। सोलर सेल दोस्तों फोटोवोल्टिक इफेक्ट पर काम करता है। फोटोवोल्टिक इफेक्ट का मतलब कि ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। बेसिकली हम सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करते हैं। और सोलर सेल में दोस्तों इस्तेमाल होती है सेमीकंडक्टर मटेरियल, क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल की एक खासियत होती है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। और सोलर सेल की बिजली की सप्लाई जो उत्पन्न करता है वो कौन सी होती है, वो डीसी सप्लाई होती है। इस चीज को भी ध्यान में रखना। उसे हम बैटरी में स्टोर करते हैं और फर्दर इन्वर्टर की मदद से हम उसको डीसी से एसी में कन्वर्ट कर देते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98 है, वहाँ रिले कौन सा है जो एक ट्रांसफार्मर में सभी संभावित छोटे बड़े दोषों का अनुमान लगा सकता है। द रिले विच कैन एंटिसिपेट ऑल द पॉसिबल माइनर और मेजर फॉल्ट इन अ ट्रांसफार्मर इज, दोस्तों उसका नाम होता है बुखोल रिले। बुखोल रिले बेसिकली मेजर क्या करता है, वो गैस प्रेशर को मेजर करता है इनसाइड द ट्रांसफार्मर। और वो ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, वो होता है ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर। जिस ट्रांसफार्मर में हम तेल का उपयोग करते हैं उसे ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और बुखोल कितने रेटिंग के ट्रांसफार्मर में वो यूज होता है, वो अबव 500 kVA के रेटिंग के ट्रांसफार्मर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये माइनर और मेजर फॉल्ट कैसे मेजर करता है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर के अंदर इंटरटर्न फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट या वाइंडिंग फॉल्ट हो सकते हैं। और ऑयल हमें क्या प्रोवाइड करवाता है इस कंडीशन में, इंसुलेशन प्रोवाइड करवाता है। इन केस अगर इनमें से कोई भी एक फॉल्ट होता है तो ऑयल का टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब ऑयल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑयल रिलीज करेगा गैस को, और जब गैस रिलीज होगी तो ये गैस कलेक्ट होती है बुखोल्स रिले में। और जैसे ही ये गैस एक निश्चित सीमा से ज्यादा गैस उत्पन्न होती है तो बुखोल रिले ट्रिगर हो जाता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि कोई भी फॉल्ट एक ट्रांसफार्मर में हुआ है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 99 है, डैश को एक साथ मिलाकर पथभ्रष्ट हानियां कहा जाता है। डैश कंबाइंड टुगेदर आर कॉल्ड स्ट्रे लॉसेस। दोस्तों एक मशीन में दो तरह के लॉस होते हैं, एक होता है आयरन लॉस और दूसरा होता है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस में भी सीरीज वाइंडिंग हो सकता है या शंट वाइंडिंग हो सकता है। आयरन लॉस में दोस्तों एक होता है मैकेनिकल लॉस और दूसरे होते हैं हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस। मैकेनिकल लॉस किससे होते हैं दोस्तों, ज्यादातर फ्रिक्शन की वजह से मैकेनिकल लॉसेस होते हैं। और एडी करंट लॉसेस कब होते हैं, जब आर्मेचर वाइंडिंग अपनी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है जिसकी वजह से करंट इंड्यूस होता है, और ये करंट मेन करंट को अपोज करता है, जिससे आर्मेचर रिएक्शन भी होती है और हीट जनरेट भी होती है। जो हीट जनरेशन होती है वो एडी करंट की वजह से होती है। और दोस्तों हिस्टैरिसीस लॉस बेसिकली मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से होता है। एंड यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों स्ट्रे लॉसेस के बारे में। तो स्ट्रे लॉसेस क्या होते हैं, आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस, इनको बोला जाता है टोटल को स्ट्रे लॉस। ये दोनों का सम होते हैं। सो दोस्तों स्ट्रे लॉस क्या हुआ, लो और यांत्रिक हानियां। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, विद्युत आधारित आग के मामले में किस प्रकार की अग्निशमक का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर मस्ट नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल बेस फायर। दोस्तों इलेक्ट्रिकल बेस फायर क्लास बी टाइप फायर के अंडर में आता है। और हम कौन कौन से अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें हम हैलोन एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्बन क्लोराइड एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने में किया जाता है, और ड्राई पाउडर का भी यहाँ पे इस्तेमाल करा जाता है। लेकिन हम किसी भी फोम बेस्ड मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करते हैं इलेक्ट्रिकल फायर बुझाने के लिए, क्योंकि फोम में बेसिकली क्या होता है, वाटर होता है। और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कभी भी वाटर के द्वारा या कभी भी कोई भी ऐसी चीज जो बिजली को आसानी से पकड़ सके उसका इस्तेमाल नहीं करा जाता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 101 है, डीसी जनरेटर में एक दिक परिवर्तक का क्या कार्य है। द फंक्शन ऑफ अ कम्यूटेटर इन दी डीसी जनरेटर इज। दोस्तों हम एक सीरीज कर रहे थे डीसी मशीन की, उसमें हमने क्लियर करा था कि कम्यूटेटर का काम क्या है। कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और दोस्तों कम्यूटेटर को बोला जाता है मैकेनिकल रेक्टिफायर, या इसका दूसरा नाम क्या है, रोटरी रेक्टिफायर। अब कम्यूटेटर काम कैसे करता है उसको मैंने ऑलरेडी डीसी मोटर की सीरीज में बहुत अच्छे से समझा दिया है, आप उस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट करना। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 102 है, शक्ति की दी गई मात्रा के संचारण के लिए यदि संचारण वोल्टेज में वृद्धि होती है तो आवश्यक चालक सामग्री की आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ पावर, इफ द ट्रांसमिशन वोल्टेज इज इंक्रीज देन द वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर मटेरियल विल बी। दोस्तों अगर हमें पावर किसी ट्रांसमिशन लाइन की निकालनी है तो उसकी पावर होती है VI। ये हम डीसी की बात करें तो VI, और अगर एसी की बात करें तो VI cos phi। अगर हमें पावर को कांस्टेंट रखना है दोस्तों तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट को कम करेंगे, या हम करंट को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज को कम करेंगे। इसी तरीके से हम पावर को एक कांस्टेंट लेवल पे बना सकते हैं। इसीलिए ट्रांसफार्मर को एक कांस्टेंट पावर सोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि हम बेसिकली क्या करते हैं, या तो हम वोल्टेज के लेवल को बढ़ाते हैं या हम करंट के लेवल को बढ़ाते हैं। किसी एक चीज को बढ़ा के किसी दूसरी चीज को कम कर देते हैं, तो इससे हमारी पावर कांस्टेंट रहती है। और दोस्तों अगर हम ट्रांसमिशन लाइन में करंट को इंक्रीज करेंगे तो करंट की वजह से हीट इंक्रीज होगी, जिस
इसकी वजह से जो आई स्क्वायर आर लॉसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो हम बेसिकली क्या बढ़ाते हैं, ज्यादा हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं। अब वोल्टेज को बढ़ाने के और भी कारण है, क्योंकि दोस्तों क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो जितना कम करंट होगा उतना कम क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, यानी कि हम पतली तारों से भी ज्यादा वोल्टेज को या ज्यादा पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। दूसरी चीज, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वोल्टेज एंड पावर फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पावर फैक्टर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर डिक्रीज करेगा, और अगर हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो तभी भी वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर डिक्रीज करेगा। तो हमें कम वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर की जरूरत होगी, यानी कि पतली तारों की जरूरत होगी ज्यादा पावर को भेजने के लिए। उसका एडवांटेज क्या होता है, हम मोटी तार से भी तो भेज सकते हैं, हम पतली तार का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले तो इसमें एक बात देखें तो इसमें लॉसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हीट लॉसेस काफी हद तक हम बचा सकते हैं। दूसरा, इकोनॉमिकल या आर्थिक रूप से हमें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि हमें ट्रांसमिशन लाइन को कई हजार किलोमीटर तक भेजना पड़ता है। तो अगर हम वॉल्यूम कर देंगे किसका, कंडक्टर का कम, तो हमें कॉपर की या एल्यूमिनियम की जो हमें वायर की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी कम हो जाएगी। तो इससे हमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी काफी अच्छी मिलती है। हम कभी भी जब मेजर करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में तो हम कैसे मेजर करते हैं? हम ये तो नहीं बोलते ना 11 एम्पेयर की लाइन है या 12 एम्पेयर की लाइन है, हम क्या बोलते हैं 11 केवी की लाइन है, 33 केवी की लाइन है। हम जो भी मेजर करते हैं ट्रांसमिशन लाइन को वो केवी में करते हैं, वोल्टेज में करते हैं, ना कि एम्पेयर में करते हैं। इस चीज को भी आप ध्यान में रखना। सो दोस्तों, अगर हम पावर को समान रखना चाहते हैं और वोल्टेज को अगर इंक्रीज कर दे तो हमें कंडक्टर जो वॉल्यूम चाहिए है वो हमें कितना चाहिए होगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, घट जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 103 है, बिजली की कटौती डैश के लिए की जाती है। लोड शेडिंग इज डन ड्यू टू। दोस्तों, लोड शेडिंग तो इंडिया में एक बहुत कॉमन सा पॉइंट है और सबको पता है लोड शेडिंग क्यों की जाती है। जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो, यानी कि बिजली का जनरेशन या उत्पादन तो कम हो रहा है लेकिन बिजली की डिमांड ज्यादा है, तो उस समय क्या करते हैं सब स्टेशन वाले, कुछ स्पेसिफिक एरिया की लाइट को कट आउट कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं लोड शेडिंग, ताकि सप्लाई एंड डिमांड रेशियो को कंट्रोल में किया जा सके। सो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अधिकतम मांग को कम करने के लिए हम लोड शेडिंग का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, उच्च आवृत्ति पर प्रेरणिक प्रतिघात का मान क्या होता है? एट हाई फ्रीक्वेंसी वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। सो दोस्तों, पहले तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है ओमेगा एल और विच इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल। यहाँ पे एफ दर्शाता है फ्रीक्वेंसी को, एल होता है हमारा वैल्यू ऑफ इंडक्टर। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, इंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, फ्रीक्वेंसी के, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाया जाएगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी यहाँ पे डायरेक्टली इंक्रीज होगा। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे, अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस या प्रेरणिक प्रतिघात क्या करेगा, वो भी बढ़ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, 3 फेज परिपथ की शक्ति को मापने के लिए कम से कम कितने वाटमीटर एलिमेंट की आवश्यकता होती है? हाउ मेनी वाटमीटर एलिमेंट आर नीडेड एट अ मिनिमम टू मेजर द पावर ऑफ अ 3 फेज सर्किट? दोस्तों, एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था ब्लॉन्डल, उनकी थ्योरम ये बताती है कि अगर हमें n फेज की पावर को मेजर करना है तो हमें वाटमीटर कितने चाहिए, तो हमें नंबर ऑफ वाटमीटर की रिक्वायरमेंट होती है n-1, यानी कि अगर मान के चलिए अगर हमें 6 फेज की पावर को मेजर करना है तो हमें कितने वाटमीटर चाहिए, 6-1 यानी कि 5 वाटमीटर चाहिए। और अगर हमें 3 फेज की पावर को मेजर करना है तो हमें कितने वाटमीटर की जरूरत होगी, 3-1 यानी कि हमें 2 वाटमीटर की जरूरत होगी। सो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। 3 फेज संतुलित बार में तटस्थ तार में धारा डैश होती है। इन 3 फेज बैलेंस्ड लोड द करंट इन द न्यूट्रल वायर इज। देखिए 3 फेज बैलेंस लोड में दोस्तों जो न्यूट्रल में जो करंट होता है वो IR प्लस IB प्लस IY इक्वल्स टू 0 होता है, यानी कि बैलेंस लोड में जो न्यूट्रल से करंट जाएगा वो 0 एम्पेयर जाएगा, यानी कि कोई भी करंट न्यूट्रल से नहीं जाएगा, क्योंकि 3 फेज बैलेंस लोड में इम्पीडेंस सेम रहता है, इनका मैग्नीट्यूड सेम रहता है और इनका पावर फैक्टर भी सेम रहता है, यानी कि कोई भी करंट न्यूट्रल से रिटर्न पाथ की तरफ नहीं जाता है। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 107 है, अग्रहिता के विपरीत डैश है। द अपोजिट ऑफ ससेप्टिबिलिटी इज। अग्रहिता बताती है दोस्तों कि कोई भी एक सब्सटेंस कितनी आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है। तो जो सब्सटेंस है, जो मटेरियल अगर आसानी से मैग्नेटाइज हो जाए तो उसकी अग्रहिता ज्यादा होती है, और अगर कोई सब्सटेंस इजिली मैग्नेटाइज नहीं होता है
तो उसकी अग्राह्यता कम होती है। तो अग्राह्यता का विपरीत होता है दोस्तों प्रतिरक्षा, यानी कि वो कितना इम्यून है। इम्यूनिटी क्या है? एक तरीके का रेजिस्टेंस है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 108 है, यूरेका क्या है? व्हाट इज यूरेका? दोस्तों यूरेका को बोला जाता है कांस्टेंट 10 और ये अलाई होता है निकल और कॉपर का, जिसमें 55% होता है आपका कॉपर और 45% होता है आपका निकल। यूरेका की भी रेजिस्टिविटी काफी हाई होती है और ये इलेक्ट्रिकल हीटिंग में काम आता है। और इसका एक और काम है दोस्तों, ये थर्मोकपल के लिए भी काम में लिया जाता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, यहाँ निकल व तांबे का मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, एक लेड अमल बैटरी की एम्पेयर आवर क्षमता को बढ़ाने के लिए इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एम्पेयर आवर कैपेसिटी ऑफ अ लेड एसिड बैटरी व्हाट शुड वी हैव टू डू? तो एम्पेयर आवर बैटरी को अगर बढ़ाना है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें प्लेट के साइज को इंक्रीज करना पड़ेगा, हमें इसके चार्ज और डिस्चार्ज के रेट को कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें सेल के टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा और हम मोर नंबर ऑफ प्लेट या ज्यादा प्लेट्स का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें एम्पेयर आवर को बढ़ाना है। अगर हम ज्यादा प्लेट का इस्तेमाल करेंगे तो बैटरी का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, जिससे जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रही है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली बात है तो चार्जिंग कैपेसिटी या चार्जिंग स्टोरेज इसकी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। सो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए? हमें अधिक संख्या का उपयोग करना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, 15 माइक्रोफैराड, 25 माइक्रोफैराड और 40 माइक्रोफैराड के 3 कैपेसिटर 250 वोल्ट आपूर्ति में समांतर में जोड़े गए हैं। संग्रहित ऊर्जा की मात्रा ज्ञात कीजिए। 3 कैपेसिटर ऑफ 15 माइक्रोफैराड, 25 माइक्रोफैराड एंड 40 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ 250 वोल्ट सप्लाई। फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर इन इट। 3 कैपेसिटर पैरेलल में जोड़े गए हैं। अगर पैरेलल में कैपेसिटर है तो ये डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। इनको आप ऐड करेंगे तो आएगा दोस्तों 80 माइक्रोफैराड। कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर। वोल्टेज हमें कितना दिया हुआ है? 250 वोल्ट दिया हुआ है। कैपेसिटेंस हमने 80 माइक्रोफैराड निकाला है तो ये हो जाएगा 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V स्क्वायर है तो 250 इंटू 250। दोस्तों अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25 इंटू 10⁻⁻6 विच इज इक्वल टू 2.5 जूल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 111 है, जब कोई उच्च वोल्टेज ओवरहेड लाइन किसी इमारत के ऊपर या उसकी निकट से गुजरती है तो ऐसी लाइनों के ठीक नीचे इमारत के सबसे ऊंचे हिस्से के बीच IE नियमों में अनुशंसित निम्न में से कम नहीं होनी चाहिए। तो हमें मिनिमम हाइट को यहाँ पे बताना है कि ओवरहेड लाइन की मिनिमम हाइट किसी अगर हाउस के ऊपर से निकल रही है तो कितनी होनी चाहिए। अगर लाइन दोस्तों 33 kV की है तो जो मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी गई है 3.685 मीटर विच इज अप्रोक्स इक्वल टू 12 फीट। अगर कोई 33 kV से ऊपर की लाइन है तो उस केस में जो हाइट होगी वो 13 फीट की होगी, यानी कि 1 फीट और बढ़ जाएगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 112 है, फुल लोड पर उच्चतम पावर फैक्टर वाला सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का प्रकार है। द टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हैविंग द हाईएस्ट पावर फैक्टर एट फुल लोड। वो मोटर होती है दोस्तों कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर रन मोटर में कैपेसिटर हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ स्थायी रूप से या परमानेंटली कनेक्टेड रहता है। इसका मतलब कैपेसिटर रन मोटर में कोई भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है जो वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करे, तो मोटर के साथ कैपेसिटर परमानेंटली कनेक्ट रहता है। इसी वजह से जो इसका फेज डिफरेंस भी बनता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में वो काफी हाई फेज डिफरेंस क्रिएट करता है, और जितना अच्छा फेज डिफरेंस क्रिएट होगा उतनी अच्छी मोटर की एफिशिएंसी होगी और मोटर अच्छे से रिवॉल्व करेगी। तो कैपेसिटर रन मोटर का जो पावर फैक्टर होता है वो अराउंड 0.90 से लेके 1 तक चला जाता है, और ये बहुत अच्छा पावर फैक्टर होता है दोस्तों। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, और कैपेसिटर इंडक्टिव रिएक्टेंस को भी कम करता है, तो इसी वजह से इसका पावर फैक्टर इतना अच्छा होता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कैपेसिटर रन मोटर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, एक 2200 वोल्ट 20 kVA ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में 66 मोड़ है, प्राथमिक घुमावों की संख्या क्या होगी? एक 2000/200 वोल्ट 20 kVA ट्रांसफार्मर हैज 66 टर्न्स इन दी सेकेंडरी, द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स आर। तो हमें क्या गिवन है? 2000/200 वोल्ट और 20 kVA और नंबर ऑफ टर्न्स 66 दे रखे हैं। तो ट्रांसफार्मर रेशियो का फॉर्मूला होता है V1/V2 इक्वल्स टू N1/N2। तो V1 में हमें दे रखे हैं 2000 वोल्ट, V2 है हमारा 200 वोल्ट, सेकेंडरी में हमें 66 मोड़ दे रखे हैं और प्राइमरी का हमें निकालना है। तो इससे ये कटेगा, तो प्राइमरी में कितने घुमाव हुए? 660 मोड़ हुए। इसका मतलब दोस्तों ये क्या है? ये एक तरीके का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि 2000 को ये कन्वर्ट कर रहे हैं 200 वोल्ट। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, किसी निश्चित अवधि के दौरान औसत भार और अधिकतम मांग का अनुपात क्या कहलाता है? द रेशियो ऑफ एवरेज लोड
लोड टू द मैक्सिमम डिमांड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इज। दोस्तों एवरेज लोड या औसत बार अपॉन मैक्सिमम डिमांड को कहा जाता है लोड फैक्टर, और लोड फैक्टर दोस्तों हमेशा 1 से कम रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों लोड फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैक्सिमम डिमांड के। तो जितनी कम मैक्सिमम डिमांड होगी उतनी ही कम इनिशियल और रनिंग कॉस्ट होगी, क्योंकि इसका मतलब उतना ही कम कंजप्शन होगा। मैक्सिमम डिमांड ज्यादा होगी तो कंजप्शन भी ज्यादा होगा, और मैक्सिमम डिमांड अगर एवरेज लोड से ज्यादा होगी फिर क्या होता है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लोड शेडिंग होती है, यहाँ बिजली में कटाव शुरू हो जाता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 115 है, तुल्यकालिक गति ns, रोटर गति nr और स्लिप s के बीच संबंध क्या है? द रिलेशन अमंग सिंक्रोनस स्पीड ns, रोटर स्पीड nr एंड स्लिप इज। ये क्वेश्चन है इंडक्शन मोटर का। तो स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड, इसे बोला जाता है स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 116 है, प्रभावी अर्थिंग के लिए अर्थ इलेक्ट्रोड के चारों ओर बढ़ने के लिए मिश्रण को प्राथमिकता दी जाती है। मिक्सचर प्रिपेयर्ड फॉर फिलिंग अराउंड द अर्थ इलेक्ट्रोड फॉर इफेक्टिव अर्थिंग इज। दोस्तों अर्थिंग डिपेंड करती है सॉइल की रेजिस्टिविटी पे भी, हम किस तरह की सॉइल पे अर्थिंग कर रहे हैं उस पे भी कई सारी चीजें निर्भर करती हैं। और हम अर्थिंग के लिए यूज करते हैं मिक्सचर चारकोल और सॉल्ट का, क्योंकि चारकोल में होते हैं दोस्तों कार्बन, और कार्बन होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अर्थिंग के एरिया में हमें रेगुलर पानी देने की जरूरत पड़ती है। इसका रीजन क्या है, जब हम पानी देते हैं तो वो वाली जो मिट्टी है उसमें नमी आ जाती है, और मॉइस्चर जब होता है तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। और पानी देने का दूसरा कारण क्या है, जब सॉल्ट को पानी के साथ मिक्स करा जाता है तो ये एक तरीके का इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन बना देता है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी फर्दर इंक्रीज हो जाती है। तो ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, अर्थिंग के टाइम पे कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं, ताकि कोई भी अगर मिनिमम लीकेज करंट भी यहाँ से अगर फ्लो कर रहा है तो डायरेक्टली अर्थ के थ्रू पास हो जाए। क्योंकि अर्थिंग का मतलब ही है कि हम एक लो रेजिस्टेंस पाथ बना रहे हैं, तो जितना ही कम इसका रेजिस्टेंस होगा उतनी अच्छी कंडक्टिविटी होगी, और उतना ही अच्छी प्रभावी ढंग से हम किसी भी लीकेज करंट को अर्थ के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 117 है, एक साइन तरंग का अधिकतम मान 20 वोल्ट होता है, 30 डिग्री पर इसका मान क्या होगा? आ साइन वेव हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 20 वोल्ट, इस वैल्यू एट 30 डिग्री इज। देखिए दोस्तों जो साइनसोइडल वेव की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है दोस्तों Vt इक्वल्स टू Vm साइन फाई। यहाँ पे Vt होता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और Vm होता है मैक्सिमम वोल्टेज। तो मैक्सिमम वोल्टेज हमें कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, साइन 30 डिग्री। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा दोस्तों 10 वोल्ट, क्योंकि साइन 30 होता है 1/2। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 118 है, एक 3 चरण प्रेरण मोटर 4 ध्रुवों के लिए वाउंड है और 50 हर्ट्ज प्रणाली से आपूर्ति की जाती है। तुल्यकालिक गति की गणना करें। अ 3-फेज इंडक्शन मोटर इज बाउंड फॉर 4 पोल एंड इज सप्लाइड फ्रॉम 50 हर्ट्ज सिस्टम। कैलकुलेट सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड होती है दोस्तों 120 F/P। बहुत कॉमन ये वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को तो आप भूलना मत। उससे पहले एक हमने स्लिप का फॉर्मूला करा था NS माइनस NR/NS। इस फॉर्मूले को भी आपको याद में रखना है, बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं इसमें से। अब दोस्तों NS हो जाएगा 120 इंटू 50, नंबर ऑफ पोल कितने 4, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 50 विच इज इक्वल टू 1500 RPM। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, एक ट्रांसफार्मर की दक्षता 80% है और यहाँ 100 वोल्ट और 4 किलोवाट पर काम करता है। यदि द्वितीयक वोल्टेज 240 वोल्ट है तो प्राथमिक धारा ज्ञात कीजिए। अ ट्रांसफार्मर हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 80% एंड वर्क एट 100 वोल्ट एंड 4 किलोवाट। इफ द सेकेंडरी वोल्टेज इज 240 वोल्ट, फाइंड द प्राइमरी करंट। इनपुट पावर कितनी दी गई है, यहाँ पे 4 किलोवाट इनपुट पावर दी गई है। प्राइमरी वोल्टेज कितना दिया गया है, वो 100 वोल्ट दिया गया है। तो पावर होती है V इंटू आई इंटू कॉस वाई। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कहीं भी पावर फैक्टर का जिक्र नहीं करा गया है, तो हम पावर फैक्टर को 1 मान के चल रहे हैं यहाँ पे। अब ये मत सोचना मैं डायरेक्टली अगर ये लिख देता V इंटू आई आपको लगता है ये तो DC हो गया, नहीं, क्योंकि यहाँ पे कॉस फाई का कोई भी मान नहीं दिया हुआ है। तो उस कंडीशन में हम कॉस फाई की वैल्यू को या पावर फैक्टर को 1 मान के चलते हैं। तो पावर हो जाएगी V इंटू आई। पावर हमें ऑलरेडी 4000 गिवन है, वोल्टेज हमें 100 गिवन है और हमें करंट को निकालना है। तो करंट हो जाएगा 4000/100 यानी कि 40 एम्पेयर। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 128, घरेलू खाद्य मिक्सर में प्रयुक्त मोटर कौन सी है? जनरली यूज्ड मोटर इन डोमेस्टिक फूड मिक्सर इज। डोमेस्टिक फूड मिक्सर में हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं यूनिवर्सल मोटर का, क्योंकि यूनिवर्सल मोटर एक तो AC एंड DC दोनों में ऑपरेट कर सकती है।
और दूसरा इसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क भी होता है और इसकी गुड रनिंग स्पीड भी होती है। यूनिवर्सल मोटर का जो प्रिंसिपल होता है वो सिमिलर होता है डीसी सीरीज मोटर के। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हमने टोटल 120 क्वेश्चन इसके कर दिए हैं। ये हमारा मॉक टेस्ट 2 जिसको आज हमने कंप्लीट कर दिया है। सो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।